ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एसी सर्किट पढ़ा था, है ना। सबसे पहले तो हमने एवरेज आरएमएस निकालना सीखा था। उसके बाद हमने आर सर्किट पढ़ा था, है ना, रेजिस्टेंस में। और फिर इससे पहले हमने इंडक्टर पढ़ लिया था, और इंडक्टर में ये पता लगा दिया था कि इंडक्टर में जो करंट होती है ना भाई। इंडक्टर सर्किट पढ़ा था हमने। इंडक्टर को यदि आप एसी सर्किट से एसी वोल्टेज सप्लाई से जोड़ते हो तो इसमें जो करंट होगी ये तो हो जाएगा VL, है ना। तो जो VL जो होगा वो टाइम का V0 साइन ओमेगा टी होगा, जबकि इसमें जो करंट होगी V0 I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 होता है। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो इसमें मतलब करंट क्या करती है, करंट लैग करती है। करंट क्या करती है, लैग करती है। करंट लैग करती है और वोल्टेज लीड करता है। करंट क्या होती है, पीछे होती है, और वोल्टेज आगे होता है। किससे, पाई बाई 2 के फेज डिफरेंस से। देख लो चाहे इसका फेज कितना है, φ1, इसका फेज कितना है, φ2। किसका फेज ज्यादा है, वोल्टेज का फेज ज्यादा है, करंट का फेज कम है। कितना कम है, पाई बाई, है ना। तो इसे हमने फेजर डायग्राम से भी ऐसे बनाया था कि यदि ये तो हो जाएगा VL तो ये हो जाएगा IL। दोनों में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा, और वोल्टेज इन इंडक्टर विल बी, है ना, विल बी लीडिंग बाय 90 डिग्री। ये हमने बना दिया। क्लियर है क्या बात। अच्छा, अब देखो मैं और देखता हूं इसमें। अभी तो हमने ये इंडक्टर को लगाया था, और इंडक्टर के लिए हमने एक्सल ओमेगा एल, है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस को भी हमने कंसीडर कर लिया था। अब मैं इसमें क्या लगाऊंगा, अब मैं इसमें, अच्छा, एक क्वेश्चन, एक्सल का मैंने क्वेश्चन नहीं कराया, वो मैं बता देता हूं। एक्सल का जो क्वेश्चन है ना, एक एक्सल क्या होती है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। व्हाट इज एक्सल, एक्सल इज द रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर इन द पाथ ऑफ एसी करंट, या सही डेफिनेशन ये होगी, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर इन द पाथ ऑफ एसी करंट, है ना। चलो तो एक क्वेश्चन लिख लो, इफ, इस पे एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, इफ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज, inductance of the coil is 50 millihenry and it is connected to an AC source of 220 volt 50 hertz. Find its inductive reactance. Find its inductive reactance। यानी हमें क्या निकालना है, एक्सल निकालना है ना भाई। ये क्वेश्चन है, फाइंड इट्स इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना है। हाँ भाई, तो व्हाट इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस, XL इज इक्वल टू ओमेगा L। तो ओमेगा कितना होगा, 2 पाई f into L, 2 पाई f। व्हाट इज f, f इज द फ्रीक्वेंसी, हियर इट इज 50। ये 50 से भी अलग हो सकती है, और L इज द इंडक्टेंस एंड इट इज इक्वल टू 50 मिली हेनरी। तो ये रहेगा 100 पाई into 50 into 10 की पावर -3। तो कितना बच जाएगा भाई,
5 पाई, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना आ जाएगा 5 पाई आ जाएगा। और इसकी यूनिट कोई बता सकता है इसकी यूनिट कितनी होगी बेटा, यूनिट क्या होगी इसकी? ओम है ना। हाँ, इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब है रेजिस्टेंस, दैट्स इट। तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, ये हो जाएगा 5 पाई ओम। सही है बात? वेरी हाँ भाई, देखो जरा ध्यान से, मैं एक एग्जांपल और कराता हूं। जैसे मान लिया यही थी हमारी इंडक्टेंस 50 मिली हेनरी की, और इसमें एक सोर्स है ना, सोर्स, एसी सोर्स। क्लियर है क्या बात? और एसी सोर्स जो है वो दे रखा है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। क्लियर है क्या बात? ऐसे दिया हुआ है। देन फाइंड द आरएमएस, आईआरएमएस एंड पीक वैल्यू ऑफ द करंट, peak value of the current in the inductor। बताओ जरा, सेम क्वेश्चन, 50 मिली हेनरी की इंडक्टर को आपने इस तरीके से लगा दिया। हाँ भाई, कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से देखो। सबसे पहले तो हम L और F की सहायता से क्या निकाल लेंगे, इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस निकाल लेंगे। इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब एक्सएल का मतलब ओमेगा एल, निकाल करके कितना आएगा 5 पाई ओम आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो पहले तो सबसे पहले ये निकालेंगे। और मैंने बताया ये है वोल्टेज, ये बता सकते हो ये? हाँ भाई, ये क्या होगा, ये VRMS होगा या पीक वैल्यू होगी? बताओ। 220 वोल्ट को मैं क्या लिखूं, VRMS लिखूं, पीक वैल्यू लिखूं या एवरेज वैल्यू लिखूं? क्या होता है भाई ये? RMS। वेरी गुड सृष्टिपुरी is also giving the answer VRMS। हमेशा वो आपसे मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर जो एसी सर्किट में करंट पूछे तो वो आरएमएस करंट के बारे में ही बात करेगा। ठीक है भाई? तो ये VRMS है, ये नहीं है, VRMS। तो VRMS है ना इज इक्वल टू IRMS इनटू एक्सएल, ऐसे आ जाएगा। अरे V इक्वल टू IR होता है ना, जैसे V इक्वल टू IR, तो V इक्वल टू IR में VRMS इक्वल टू IRMS इनटू एक्सएल ही होगा। है ना, ये है। तो IRMS कितना लिख दूं भाई, VRMS अपॉन एक्सएल। तो VRMS कितना हो जाएगा, ये है 220 अपॉन 5 पाई, तो 520 है ना अपॉन पाई, और ये हो जाएगा 44 अपॉन 22 अपॉन 7, ये हो जाएगा 2 यानी 14। तो IRMS हो जाएगा 14 एम्पियर। तो जो सिस्टम में करंट फ्लो होगी, इसमें IRMS जो फ्लो होगी उसकी वैल्यू आएगी 14 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। ऐसे निकालेंगे।
फिर आपसे पूछेगा वो पीक वैल्यू। हाँ भाई, पीक वैल्यू कैसे निकालेंगे बताओ? So 14√2। हाँ, आईआरएमएस का आईआरएमएस और पीक वैल्यू में रिलेशन होता है, मैंने बताया था आपको। तो आई नॉट कितना हो जाएगा? आईआरएमएस इंटू √2। आईआरएमएस कितना है? 14 और √2 इज द एम्पियर, इज द पीक वैल्यू, इज द करेक्ट आंसर। ऐसे करना है। कर लो फटाफट कॉपी। हाँ भाई, सही है बात। चलो कॉपी कर लेना, तो बोल देना डन सर। बेटा जिसके जो प्रीवियस लेक्चर छूट गए हैं वो वीडियो लेक्चर में जाकर के देख सकता है ना, मैंने लिंक भी दिया था आपको, है ना, देख लेना। टाइम से आप कोशिश करो, देखो, है ना। हमारे जो है ऑप्टिक्स के इससे नेक्स्ट जो चैप्टर है, यूनिट जो है वो है ऑप्टिक्स। तो अपना वो ऑप्टिक्स भी स्टार्ट है। हम ना एक बच्चे को, स्पेशल बच्चे को ऑप्टिक्स भी पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या करोगे, ऑप्टिक्स के वीडियो लेक्चर भी देख सकते हो। ये बहुत बड़ी यूनिट है, मैं बता रहा हूं आपसे, है ना, बहुत बड़ी यूनिट है। लगभग 1 महीना ऑप्टिक्स पढ़ाने में लगेगा अपने को। क्लियर है क्या बात? तो आप इसके वीडियो लेक्चर भी देख सकते हो, क्योंकि नवंबर में आपके एग्जाम चालू हो जाएंगे बोर्ड के, तो यही सितंबर में निपटा लो आप, ज्यादा अच्छा रहेगा। सितंबर में या मिड अक्टूबर तक, है ना, ये निपटा लो आप ऑप्टिक्स, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। क्योंकि सितंबर, नवंबर, दिसंबर तक आपके पेपर चलेंगे, और दिसंबर के बाद तो जनवरी आ जाएगा फिर, तो थोड़ा सा हम पे भी लोड कम हो जाएगा, आप पर भी कम हो जाएगा, है ना। तो आप इसे ऑप्टिक्स को देख सकते हो। अधिकांश एकेडमी डालोगे यूट्यूब पर, तो उसमें वीडियो लेक्चर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर जो नहीं मिलती है, वैसे तो आजकल सब बच्चे ढूंढ ही लेते हैं, नहीं मिलेगी कैसे, है ना, मिल जाएगा। तो एक दूसरे की हेल्प ले लेना, या मेरे को आप मैसेज कर देना, मैं ये लिस्ट का इसका ना आपको लिंक दे दूंगा, सही है। तो ऑप्टिक्स भी पढ़ो साथ में, है ना, और अपने फ्रेंड्स को भी बता देना। चलो भाई, ये तो हो गई इंडक्टर की बात। कॉपी कर लो फटाफट, कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर। चलो हाँ भाई, मैसेज भी कर सकते हो आप, है ना। अब हम क्या करेंगे, पहले हमने रेजिस्टेंस को एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स से लगाया था, फिर हमने लगाया था इंडक्टर को। अब किसे लगाएंगे हम? कैपेसिटर को, है ना। तो लिख लो इसमें, एक कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स। यदि आप एक कैपेसिटर को एक एसी सोर्स के अक्रॉस लगा दोगे ऐसे करके, तो फिर से इसमें आपको क्या करना है, सोर्स के वोल्टेज की इक्वेशन तो आपको दी होगी, Vt = V0 sin ओमेगा t, इसकी कैपेसिटेंस है C, तो आपको इसके अंदर करंट निकालनी होगी।
चाहिए भाई, करंट निकालनी है अपने को। वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो देखो कैसे निकालेंगे करंट। मान लेते हैं कैपेसिटर की है कैपेसिटेंस C, तो इसमें जो चार्ज होगा, जो किसी टाइम पे जो चार्ज होगा वो Q हो जाएगा, है ना। मान लेते हैं एट टाइम t, है ना, assume the charge on capacitor is Q। तो जो करंट होगी वो आएगी I इक्वल टू dq अपॉन dt। मान लेते हैं चार्ज किसी टाइम t पर बढ़ रहा है तो I इक्वल टू dq अपॉन dt। क्लियर है के बाद। दूसरी बात, ये सारा का सारा वोल्टेज कैपेसिटर का वोल्टेज भी बन जाएगा, यानी कैपेसिटर का वोल्टेज वही होगा जो सोर्स का वोल्टेज है, क्योंकि एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्ट है ना। तो वोल्टेज कितना है भाई, कैपेसिटर का वोल्टेज है V नॉट साइन ओमेगा टी। तो जो किसी टाइम पर चार्ज होगा Q बराबर C इंटू V से, तो जो चार्ज होगा वो होगा C इंटू VC। तो C V नॉट साइन ओमेगा टी। तो बेटा करंट कितनी आएगी, इसलिए जो करंट होगी D अपॉन D, है ना भाई, I इक्वल टू डी बाई अपॉन डी टी V नॉट साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगी करंट। डिफरेंशिएट करेंगे C V नॉट साइन ओमेगा टी। हाँ भाई, C V नॉट को डिफरेंशिएट करेंगे, साइन ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में। करो डिफरेंशिएट और बताओ आंसर। हाँ भाई, तो डिफरेंशिएट करेंगे इसे, कैसे करेंगे बताओ। I इक्वल टू सी वी नॉट, साइन को क्या लिखेंगे भाई, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा ओमेगा। तो ध्यान से देखो, ओमेगा सी वी नॉट cos ओमेगा टी, इसमें जो आएगी करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। दिस इज द करंट इन द कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। चलो अब से आप I लिखो अभी, है ना। तो ये तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। ध्यान से देखो, करंट जो होती है वो V अपॉन R होता है, लेकिन यहाँ V नॉट ओमेगा C है, तो क्या मैं इसे थोड़ा सही तरीके से नहीं लिख सकता? हाँ लिख सकते हैं। ये हो जाएगी I cos ओमेगा t। तो ये जो करंट है, ये करंट है कैपेसिटर में, इसे C लिख लेना भाई। यहाँ पे किसमें करंट है, कैपेसिटर में करंट है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। तो देखो ये होता है रेजिस्टेंस, I इक्वल टू V अपॉन R। तो ये है 1 अपॉन ओमेगा C है रेजिस्टेंस। किसका रेजिस्टेंस, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस। इसे क्या बोलेंगे, XC। क्या है ये, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। और जो हम ICT को लिखेंगे वो V नॉट अपॉन XC cos ओमेगा t हो जाएगी। क्या हो जाएगा, cos ओमेगा t। XC कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है इन द पाथ ऑफ AC करंट।
बता दिया आपने हाँ भाई ठीक है ना, ये है बात। तो कैपेसिटर में यदि आप वोल्टेज इतना लगाओगे तो करंट इतना पाओगे। ये साइन में है, ये कॉस में है। मैं इसे थोड़ा सही से लिख लेता हूं भाई। देखो इसे तो हम लिख लेंगे मैक्सिमम करंट, है ना, आई नॉट, और कॉस को लिख लेंगे साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, है ना। ये हो जाएगा कैपेसिटर में करंट। वेयर व्हाट इज आई नॉट? आई नॉट इज द पीक करंट, और आई नॉट की वैल्यू कितनी होगी? वी नॉट अपॉन एक्सी। एक्सी क्या होता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जैसे एक्सएल था इंडक्टर के लिए ओमेगा एल, ये था, लिख लो जिन बच्चों को नहीं पता, ये था इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसे हिंदी में कैसे बोलता हूं मैं, कैसे बोलता हूं? ये है कैपेसिटर का रेजिस्टेंस, ये है इंडक्टर का रेजिस्टेंस इन द पाथ ऑफ एसी करंट। क्लियर है क्या बात? तो ये है करंट इन द कैपेसिटर, ये है वोल्टेज इन द कैपेसिटर। इस पूरे चैप्टर में यही करना है, समझ में आएगा? पूरे चैप्टर में हमें यही करना है कि वोल्टेज दे देगा तो करंट निकालो, और करंट दे देगा तो वोल्टेज निकालो। वोल्टेज करंट, बस यही करना है। ये तो रट जाएगा हमें थोड़ी देर बाद, है ना। तो देखते हैं साथ में फेजर डायग्राम, इसे वेक्टर से भी हमें सॉल्व करना है। पूरा चैप्टर ये मैथमेटिक्स है, मैंने आपको पहले ही बताया था, है ना। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। जब कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर। ओके, सही है भाई? तो अच्छा, मिटा तो सकते नहीं। अब ऑनलाइन में दिक्कत यही है कि बोर्ड क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, लेकिन अपने पास बोर्ड तो छोटा ही है, तो देखो इसे हम कैसे करेंगे। देखो बनाएंगे, इधर साइड ही बनाएंगे। फिर देखो भाई, वोल्टेज है ना, वोल्टेज करंट टाइम रिप्रेजेंटेशन। वोल्टेज और करंट को आप टाइम के साथ रिप्रेजेंट करना है। कैसे? पहले देखो, हाँ भाई, वोल्टेज को रिप्रेजेंट करने ये है V नॉट, बड़ा सा चित्र बनाएंगे, V नॉट साइन ओमेगा टी, इसी तरीके से बनेगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ V नॉट साइन ओमेगा टी। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इसकी? V नॉट। और इधर कितना आएगा? इधर आएगा आपका
इधर आएगा आपका माइनस v नॉट। हाँ जी भाई साहब, कोई मेरे को बता सकता है कि ये जो करंट है और ये वोल्टेज है, इसमें फेज किसकी ज्यादा है, करंट की या वोल्टेज की? किसकी फेज ज्यादा है भाई? सर करंट की। वेरी गुड, करंट की फेज ज्यादा है। फेज क्या होता है, ये जो एंगल होता है ये, इसका ये फेज फाई 1 है और इसका ये फेज फाई 2। तो फेज ज्यादा है, 90 डिग्री से ज्यादा है करंट, यानी करंट, कैपेसिटर में करंट वोल्टेज के तुलना में लीड करती है। कितना लीड करती है? पाई बाय 2 लीड करती है। अच्छा, अब मेरे को ये बता दो कि ये t बराबर 0 पर करंट कहां से स्टार्ट होगी, 1 से, 2 से या 3 से? बता सकते हो भाई, कहां से स्टार्ट होगी करंट? सर 2 से स्टार्ट होगी। देखो ये अल्टीमेटली ये ऐसी तो लिखा हुआ है बेटा, आई नॉट कॉस ओमेगा टी, तो कॉस ओमेगा टी का ग्राफ बन जाए। नहीं आ रहा तो आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो, t बराबर 0 रख दो। ये तो टाइम बराबर 0 है ना, ये टाइम बराबर t बाई 2 है और ये टाइम बराबर t है। दिस इज द टाइम एक्सिस। क्लियर है क्या बात? तो t बराबर जब आप 0 रखोगे तो करंट की वैल्यू यानी कितनी होगी? अरे आई नॉट ही आएगा, वो तो यहां भी रखोगे तो आई नॉट आएगा। तो ये तो हो गया वोल्टेज का वेरिएशन विद टाइम, करंट का वेरिएशन विद टाइम ऐसे होगा, ऐसे, यानी कि ये बनेगी आपकी करंट ऐसे। क्लियर है क्या? किसकी इक्वेशन है ये? आई नॉट कॉस ओमेगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। लिख लो इसे, है ना, गंदा लिखा है, साफ लिख लो, इधर लिख लो। दिस इज व्हाट आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। और करंट देखो यहां पे मैं इसे साफ कर देता हूं, ये जो करंट होगी, ये वाली जो करंट होगी ये ऐसे करके, है ना, तो V नॉट से तो इसकी वैल्यू कम ही होगी। क्यों होगी V नॉट से वैल्यू कम? क्योंकि I नॉट क्या है? I नॉट है V नॉट अपॉन XC, V नॉट अपॉन XC। तो XC से डिवाइड कर रहे हैं तो पीक करंट पीक वोल्टेज से कम ही होगी, पीक करंट पीक वोल्टेज से कम ही होगी, है ना। इस तरीके से इसका टाइम वेरिएशन ग्राफ बनेगा वोल्टेज के लिए और करंट के लिए। क्लियर है क्या बात? कैपेसिटर में वोल्टेज ये है तो कैपेसिटर में करंट ये होगी प्लस पाई, है ना। देयरफॉर करंट इन कैपेसिटर इज लीडिंग बाय फेज पाई बाय 2, और ऐसे भी लिख सकते हैं। और वोल्टेज इन कैपेसिटर इज लैगिंग का मतलब होता है पीछे, बाय पाई बाय, है ना, ऐसे। हम लिखेंगे अब यहां पर फेजर डायग्राम, फेजर रिप्रेजेंटेशन, है ना, फेजर डायग्राम।
हाँ भाई कर लो फटाफट। जब कॉपी कर लो तो बोल देना आंसर। वेरी गुड। अब देखो मैंने कहा इसमें कैपेसिटर में वोल्टेज पीछे होता है और करंट आगे होती है। तो पता है कैसे? फेजर रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया था आपको कि वोल्टेज या करंट को आप वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना। तो वोल्टेज जो है, वोल्टेज की पीक वैल्यू यदि आप देखो और करंट की पीक वैल्यू आप देखो तो पीक वैल्यू किसकी बड़ी होगी? वोल्टेज की। तो है ना, वोल्टेज क्या है? पीछे है, तो ये तो हो जाएगा V नॉट और करंट जो हो जाएगी आगे हो जाएगी। बात समझ में आई नहीं? करंट जो हो जाएगी आगे हो जाएगी और ये दोनों है ना टाइम के साथ ऐसे वेरी करेंगे, यू करके यू 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 ऐसे। दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा? फेज डिफरेंस रहेगा 90 डिग्री का एंड दे विल मूव इन द प्लेन लाइक दिस। ठीक है, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि है ना ये हो जाएगा आपका V नॉट और ये हो जाएगी आपकी I नॉट, है ना। तब भी 90 डिग्री से करंट लीड करती है। या आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये तो हो जाएगी I नॉट और ये हो जाएगा आपका V नॉट। क्लियर है क्या बात? और लीड कर रही है करंट। किसी भी फेजर डायग्राम में देख लो, तीनों डायग्राम में करंट वोल्टेज से लीड कर रही है। यहां पे एक काम करो, ये कैपेसिटर लिखा हुआ है तो कैपेसिटर लिख लो, है ना। ये है कैपेसिटर में वोल्टेज, कैपेसिटर में करंट। C लिख लो बेटा, यहाँ पे V नॉट की जगह C लिख लो, यहाँ पे C और यहाँ पे C, है ना। इंडक्टर में जस्ट इसका अपोजिट था। हाँ करेगी तो है सर, सही है भाई। है ना। अब हम लिखते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस Xc क्या होता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/ओमेगा c। इट इज द, जैसे मान लीजिए कैपेसिटर है और ये AC सोर्स है ना, तो जो करंट होगी IC और ये तो होगा BC, है ना। तो व्हाट इज Xc? इट इज द resistance offered by capacitor in the path of AC current. It is the resistance offered by capacitor in the path of AC current. Clear है क्या? It is the resistance offered by capacitor in the path of AC current. Clear है क्या बात? तो जो Xc होगा, Xc is equal to 1/ओमेगा c। यदि आप देखोगे
तो इसे हम 2 पाई एफ इंटू सी लिख सकते हैं। तो यदि आप इसमें फ्रीक्वेंसी, ये सोर्स है ना, सोर्स की फ्रीक्वेंसी होती है अल्टरनेटिंग सोर्स की फ्रीक्वेंसी। यदि आप सोर्स की फ्रीक्वेंसी और एक्सी में ग्राफ बनाओगे तो किस तरीके का ग्राफ आएगा बताओ? वाई, हाँ भाई, एक्सी को क्या मान लें? एक्सी को वाई मान लें और एफ को क्या मान लें? एफ को एक्स मान लें। तो क्या आएगा? y = 1/2 पाई x इंटू सी, यानी कि 1/2 पाई c इंटू x। y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। कैसे ग्राफ आएगा? x और f में हाइपरबोलिक डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा। क्लियर है क्या बात? क्या है ये? हाइपरबोलिक है ना, हाइपरबोलिक। xc इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस कैपेसिटर का कम होता जाएगा। आपका जो आप जो मन करते हो ठीक है वो गैस नहीं एलिमेंट हाँ ठीक है आप
हाँ सॉरी सॉरी फोन आ गया था। हाँ भाई कॉपी कर लिया ये। तो इधर देखो थोड़ा सा, जो फ्रीक्वेंसी होती है ये होती है सोर्स की, ये सोर्स की फ्रीक्वेंसी होती है ऐसे, जैसे कैपेसिटर लगा हुआ है ऐसे, तो फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं यहाँ पे, है ना भाई, जैसे फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं यहाँ पे, ये कैपेसिटर है ऐसे करके। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बदलेगी, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बदलेगी, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस तो सेम रहती है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस बदलता रहता है, समझे। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया कैपेसिटर का मतलब। यदि यानी कि इसका रेजिस्टेंस, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस सोर्स की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। देख लो, चाहे ये ना कैपेसिटर का रेजिस्टेंस, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? सोर्स की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। देख लो, तो यदि मान लिया फ्रीक्वेंसी 0 है, फ्रीक्वेंसी यदि सोर्स की 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि सोर्स जो है वो डीसी सोर्स है। क्लियर है क्या बात? डीसी सोर्स है। डीसी मतलब एसी नहीं है, फिर एसी नहीं है तो डीसी सोर्स है। जब आपने एक कैपेसिटर को पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि यदि एक कैपेसिटर को डीसी सोर्स में लगा दें तो कैपेसिटर कैसे काम करता है? कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह वर्क करता है। देख लो, जब फ्रीक्वेंसी 0 तो एक्सी कितना हो जाएगा भाई? एक्सी हो जाएगा 2 पाई 0 into c इनफाइनाइट। क्लियर है क्या बात? तो ये कैपेसिटर का रेजिस्टेंस जो है वो क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट। ये हमने पहले भी कंसीडर किया था कि डीसी सोर्स के पाथ में कैपेसिटर एक ओपन सर्किट का कार्य करता है। तो ये इससे भी प्रूफ होता है। और हमने डिस्चार्जिंग में भी बताया था कि जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो कोई करंट ही नहीं फ्लो होगी, तो ये ओपन सर्किट की तरह वर्क करता है। आगे बात समझ में। और यदि ये तो फ्रीक्वेंसी के लिए होगा, फ्रीक्वेंसी 0, यदि फ्रीक्वेंसी इंफिनिटी यानी बहुत, इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी जो है बहुत हाई करते हैं, इंफिनिटी करते हैं, तो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस फिर से चेंज होगा। और देखो रेजिस्टेंस धीरे धीरे क्या हो जाएगा? 1/∞ 0। तो यानी कि अगर जो इसकी इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई कर दें, बहुत ज्यादा हाई कर दें, क्लियर है क्या बात? तो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस हो जाएगा 0 और ये ऐसे बन जाएगा ओपन। ये मतलब तो किसकी तरह वर्क करेगा? ये क्लोज्ड सर्किट की तरह वर्क करेगा, है ना। ये तो हो जाएगा ओपन सर्किट, ये हो जाएगा क्लोज सर्किट। क्लियर है क्या बात? ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट। सही है ना भाई? तो ये बात है। हाँ भाई, अब हम बात करते हैं, है ना, इंडक्टर में भी। बेटा देखो, इंडक्टर में इसका उल्टा था। मैं जिन बच्चों ने कल इंडक्टर नहीं पढ़ा था, तो जब यदि हम इंडक्टर लगाते हैं ऐसे करके, तो जो इंडक्टर का रेजिस्टेंस आता है, इंडक्टर का रेजिस्टेंस यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस कितनी आती है? ओमेगा एल। XL = 2 पाई f into L, और ये ऐसे आता है ऐसे। तो यानी कि देखो, यदि हम इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस भी लगातार लीनियरली बढ़ता जाएगा, समझे। और f = 0 पर, यानी यदि ये डीसी सोर्स है, ये डीसी सोर्स है, तो XL कितना हो जाएगा? XL 0। यानी कि डीसी सोर्स में
ये इंडक्टर एक वायर की तरह वर्क करता है। ये हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी पढ़ा था। ये मैंने कल पढ़ाया था बेटा, इंडक्टर के बारे में, है ना। जल्दी कर लो फटाफट कॉपी, बोल देना आंसर। बोल दो बेटा जल्दी से कॉपी करके। ये कल मैंने एक्सेल पढ़ाया था, प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हो, है ना। ओके चलो ठीक है। अब देखो, अब हम इसमें बात करते हैं पावर की। हम इसमें बात करते हैं अब पावर की। देखो ध्यान से देखो, पावर है ना, पावर इन कैपेसिटर, ऐसे कैपेसिटर। यदि ये कैपेसिटर है और ये एसी सोर्स है, क्लियर है के बाद सी, और ये V नॉट साइन ओमेगा टी, और इसमें जो करंट होगी आई टी वो होगी आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। क्लियर है के बाद, है ना, ये है। तो फिर से मैं बताता हूं आपको, वोल्टेज और कैपेसिटर में करंट टाइम के साथ वैरी कर रही है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी पड़ेगी। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है भाई, Pt इंटू IT। तो जो Pt होगा साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो मैं लिख सकता हूं इसे V नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इनटू कॉस ओमेगा। कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो V नॉट आई नॉट 2 से डिवाइड करेंगे, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। We can write down this. This is sine 2 omega. This is the instantaneous power in the capacitor. This is the instantaneous power in the capacitor. ठीक है बेटा, It is the instant, but it is useless term, फर्जी टर्म है ये, मैं लिख भी देता हूं, but it is useless term। क्यों है यूजलेस टर्म? अरे टाइम के साथ वेरी कर रही है, कुछ भी नहीं मिलेगा इससे। क्या लेना पड़ेगा हमें इसका एवरेज। एवरेज पावर निकालने के लिए एक साइकिल की यदि हम इसे एवरेज पावर निकालें तो क्या आएगा भाई, V नॉट आई नॉट बाय 2 साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज, V नॉट आई नॉट बाय 2 आ जाएगा साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज आ जाएगा। हाँ भैया, कितना होता है इसका एवरेज? जब एवरेज आपको जीरो, पहले दिन मैंने एक कराया था, टीचर क्या कराते हैं, मतलब सभी अपना अपना तरीका है, फिर उसे यहाँ पे कैलकुलेट कराते हैं। अरे हमें तो याद है, मैंने पहले करा दिया, इसका इंटीग्रेशन करना है, आप कर लेना अपने आप से, आता है। और इंटीग्रेशन करने की भी नीट के बच्चों को जरूरत नहीं है, ये तो डायरेक्ट याद रखना है, इसका एवरेज वैल्यू जीरो होती है। साइन ओमेगा टी
कि एवरेज वैल्यू भी 0 होगी, लेकिन साइन ओमेगा टी 2/पाई होगी। ये याद रखना है अपने को, डिराइव करा दिया था हाफ टाइम पीरियड के लिए, है ना। तो ये आ जाएगा 0, तो v0 i0 बाय 2 into 0, एवरेज वैल्यू हो गई 0। देख लो कितना बढ़िया एलिमेंट है कैपेसिटर। ऐसी इंडक्टर में भी कल 0 आया था। कहने का मतलब ये है कि यदि आप एक कैपेसिटर को ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के पैरेलल में ऐसे लगाते हो तो आधी साइकिल के लिए ये चार्ज को स्टोर करेगा और नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए कैपेसिटर इस सोर्स को वापस चार्ज दे देगा। पहले तो एनर्जी लेगा फिर एनर्जी देगा। तो एनर्जी डिसिपेटेड कैपेसिटर में कितनी होगी? 0। इट डज नॉट स्टोर एनी एनर्जी। क्लियर है? नॉट स्टोर तो करता है, सॉरी। देयरफॉर ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर कैपेसिटर इज नॉन डिसिपेट एलिमेंट। बात समझ में आ गई? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कैपेसिटर के लिए नहीं, इंडक्टर और कैपेसिटर में कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता, समझे? इसलिए इंडक्टर और कैपेसिटर का ही यूज करते हैं हम मोस्टली एसी सर्किट में, है ना, और अपना काम भी होता है। It is used best. हाँ भाई बताओ फटाफट। हो गया भाई? कॉपी जल्दी करो फटाफट। ओके वेरी गुड, बता दिया करो। डन सर, सही है ना। तो ये कैपेसिटर में एवरेज पावर डिसिपेटेड कुछ भी नहीं होगी। कैपेसिटर इज नॉन डिसिपेटेड एलिमेंट और इंडक्टर भी नॉन डिसिपेटेड एलिमेंट होता है। बात समझ में आई? तो अब मैं एक सवाल करा देता हूं, जैसे इसमें फॉर एग्जांपल ये कैपेसिटर है, मान लिया 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, एक सोर्स लगा दिया हमने, मान लिया ये 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज का कैपेसिटर है ना। तो आपको इसमें क्या निकालनी है? अपने को IRMS निकालनी है। IRMS निकाल, फाइंड IRMS। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा? तो IRMS निकालने के लिए क्या लिखेंगे हम? VRMS इक्वल टू IRMS इनटू XC। तो XC यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस चाहिए, तो XC जो होगा 1/ओमेगा C होगा। हाँ भाई, ओमेगा कितना लिख दूं? 2πf। और C कितना लिख दूं? 10 माइक्रोफैराड। सही है, तो ऊपर चला जाएगा 10 की पावर 6 अपॉन 20 पाई इंटू f, है ना। तो 10 की पावर 6 अपॉन 20 पाई, फ्रीक्वेंसी 50, तो कितना आ गया भाई? 10 की पावर 3 अपॉन पाई
और ओम इज द कैपेसिटिव इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं इसे? कैपेसिटिव इंडक्टेंस। कैपेसिटिव इंडक्टेंस, कैपेसिटिव इंडक्टेंस। आईआरएमएस की वैल्यू निकाल दो। कैपेसिटिव रिएक्टेंस 10 की पावर 3 पाइयो। आरएमएस तो निकाल ही लोगे आप। VRMS is equal to IRMS into XC. IRMS is equal to VRMS upon XC 220 और XC की वैल्यू 10 की पावर 3 अपॉन पाई। क्लियर है के बाद? तो ये आएगी 220 अपॉन 10 की पावर 3 इंटू पाई 0.22 इंटू 22/7। भाई कैलकुलेट कर लेना थोड़ा सा, आंसर आ जाएगा, है ना? कैलकुलेट कर लो, आंसर तो आ ही जाएगा। मैं कर देता हूं 628 628 096 2 दूनी 4 0.7 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। कर दिया ना कैलकुलेट एक मिनट। फिर 314 28 628 600। सही है भाई? तो ये है, ठीक है ना? जब कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर। हो गया भाई? अब देखो मैं इसमें नेक्स्ट भी कराता हूं। अभी हमने आरसी हाँ भाई, तो देखो इधर हमने क्या किया था अभी। अब सबसे पहले हमने डिस्कस किया था रेजिस्टेंस को और उसमें एक लगा दिया था हमने एसी वोल्टेज सोर्स। उसके बाद हमने लगा दिया था एक एसी सोर्स को इंडक्टर से। क्लियर है क्या बात? उसके बाद हमने क्या लगाया था, एक कैपेसिटर को ए सोर्स से लगा दिया था, ऐसे आर एल सी। तो ध्यान से देखो, तीनों केस में जो इक्वेशन होगी वो वोल्टेज की तो सेम होगी। कितनी होगी भी वोल्टेज की इक्वेशन? V नॉट साइन ओमेगा टी, V नॉट साइन ओमेगा टी, V नॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन अगर जो आप रेजिस्टेंस में करंट देखते हो तो ये होगी I नॉट साइन ओमेगा टी। इंडक्टर में करंट देखते हो तो ये आएगी I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। और यदि कैपेसिटर में करंट देखते हो तो जो कैपेसिटर की करंट आएगी वो I नॉट साइन
ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 आएगी। आ रही है क्या बात समझ में? नहीं? ठीक है भाई, ऐसे आएगा। तो क्या देखो, यदि मैं ध्यान से देखो, यदि मैं करंट के रेस्पेक्ट में करंट को कॉमन ले लूं, करंट को कॉमन ले लूं, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसे VR है ना, VR मान लेंगे, और इसे क्या मान लेंगे? VL मान लेंगे, और इसे DC मान लेंगे, ऐसे करके। तो ध्यान से देखो, अगर जो मैं करंट को सब में सेम मान लूं, करंट को सब में सेम मान लूं, तो करंट तो हो जाएगा ये, करंट तो हो जाएगा ये, लेकिन रेजिस्टेंस के लिए करंट और वोल्टेज, करंट तो हो जाएगा ये, रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट, रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। आई बात समझ में? जबकि इंडक्टर में करंट वोल्टेज से पीछे होती है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि इंडक्टर में वोल्टेज करंट से आगे होता है। करंट से क्या होगा? आगे। तो जो VL बनेगा वो करंट से 90 डिग्री आगे बनेगा। क्लियर है क्या बात? और ध्यान से देखो, कैपेसिटर की यदि हम बात करें तो कैपेसिटर में करंट आगे होती है तो वोल्टेज पीछे होगा, तो VC ऐसे बनेगा। समझ में आ रही है बात? है ना? करंट रेफरेंस लेंगे, रेफरेंस क्या है इसमें हमारा? तीनों में रेफरेंस क्या है? करंट I। करंट I के रिस्पेक्ट में हमने वोल्टेज और करंट का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन यानी फेजर रिप्रेजेंटेशन कर रखा है। कैसे? कि यह है करंट, रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं, इंडक्टर में वोल्टेज आगे होता है, L आगे होता है, करंट पीछे होती है, जबकि कैपेसिटर में वोल्टेज पीछे होगा और करंट आगे होगी, कितनी? 90 डिग्री से। तो ऐसे बनेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरी ऑल्टरनेटिंग करंट इसी डायग्राम पर बेस्ड है। इसे याद रखने का तरीका मैं आपको बताता हूं, क्योंकि भूल जाते हैं बच्चे कि यहाँ पे L आएगा, यहाँ L R आएगा, क्या आएगा। देखो ध्यान से, आपको कैसे ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है LIC। बेटा LIC तो सभी कराते हैं अपने घर में, नहीं? सबने LIC करा रखी है, समझे? तो इधर की ओर आएगा पहले L, यहां पे आएगा करंट I, चलो I ऐसे लिख दो, और यहां पर आएगा C। बात समझेगी? VLIC, LIC, LIC, LIC। दूसरी बात ये हमेशा ध्यान में रखना कि रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं, तो VR क्या होगा? LIC। समझ आई बात? इस चीज को अपने को ध्यान में रखना है। हो सकता है आपको ये ज्यादा समझ में अभी नहीं आया हो, लेकिन जब हम अभी और सर्किट सॉल्व करेंगे तो तुम्हें LIC का कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आएगा। कॉपी कर लो। रेफरेंस क्या लिया है हमने इसमें? करंट लिया। क्लियर है क्या बात? रेफरेंस इज व्हाट? करंट। बना लो फटाफट तेजी से, है ना? तीनों का मैंने एक साथ लिख दिया है।
हो गया बेटा? हाँ, देखो अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, है ना, तो आप जवाब देना। तो बना लिया ये सबने बच्चों? ठीक है, चलो उसे रहने देता हूं मैं ऐसे ही। ये देखो, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ऐसे ही, मतलब जनरल क्वेश्चन है। मान लिया एक ये आर एल और सी हमने लगा दिया सीरीज में, सी एल आर। तो अब ये बताओ कि जब आप इसमें वी नॉट साइन ओमेगा टी लगाओगे तो ये तीनों सीरीज में है, ऑल आर इन सीरीज ऐसे करके। Therefore, current will be same. करंट सब में क्या होगी? करंट विल बी सेम इन ऑल एलिमेंट्स। बिल्कुल सही बात है, सभी एलिमेंट्स में जो करंट आएगी सेम हो जाएगी। अब इसमें से यहां पे इसके अक्रॉस वोल्टेज आ जाएगा VC, इसके अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा VL, इसके अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा VR। है ना, बात समझ में आई? अब ये देखो, अगर जो ये वोल्टेज VL है, मान लीजिए वोल्टेज VL है, तो करंट कहां पर होगी? करंट का फेजर यानी करंट का वेक्टर कहां पर बनेगा? बता सकता है कोई? मैं ऑप्शन दे रहा हूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। कहां बनेगा बताओ? करंट का फेजर कहां बनेगा यदि ये वोल्टेज L है तो? फिफ्थ बोल रहे बच्चे। हाँ भी, और भी कोई बता दो। फिफ्थ कैसे बताएं मेरे को, ये और बता दो आप। क्योंकि इंडक्टर में करंट लैग करेगा। इंडक्टर में करंट लैग करेगा, बिल्कुल सही बात है। यहां से देख के बता दो। इंडक्टर LIC बनाओ आप, क्या बनाओ आप? LIC, ये बनाओ आप LIC। आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं, LIC बनाओ आप LIC। तो देखोगे जो करंट है इंडक्टर में वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होता है। तो यदि इंडक्टर का वोल्टेज ये है तो इंडक्टर में करंट फिफ्थ साइड में ही होगी। दिस विल बी द इंडक्टर इन करंट। लेकिन यहां पर इंडक्टर में, कैपेसिटर में और रेजिस्टेंस में करंट सेम है, तो इंडक्टर की करंट निकल आई निकलेगी। दिस इज द 90 डिग्री पीछे। आगे क्या बात समझ में? ऐसे करना है। अच्छा, ये बताना भाई, मान लिया ये करंट है I, तो VC हमें VC बनाना है, VC। तो VC कहां बनेगा? पहला, दूसरा, तीसरा। कौन सा वेक्टर VC को रिप्रेजेंट करेगा? हाँ भाई, फर्स्ट। नींद भी कोई समझ में आ रहा है? अबे देख लो यहाँ पे ऊपर। कोई नहीं, ये करंट है, ये कैपेसिटर का वोल्टेज है, ये कैपेसिटर में करंट है। जब आपने कैपेसिटिव सर्किट पढ़ा था, अभी अभी आज ही पढ़ा है, तो उसमें देखोगे कैपेसिटर में करंट 90 डिग्री लीड करती है। तो यदि करंट यहां पर है तो कैपेसिटर का वोल्टेज उसके पीछे होगा। तो कैपेसिटर का वोल्टेज यहां 90 डिग्री लीड करती है अपने कैपेसिटर में करंट। समझ में आ गई बात? ये है। अच्छा, अगर जो मान लेते हैं हमारे पास ये करंट है, तो इसमें रेजिस्टेंस का वोल्टेज कहां होगा? फर्स्ट,
सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। रजिस्टर का वोल्टेज कहां पे होगा भाई? फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही बात है। अरे मैंने बताया था ना रजिस्टर के लिए, परसों मैंने पढ़ाया था प्रीवियस टू प्रीवियस डे कि रजिस्टर में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं। तो यदि कि करंट का फेजर डायग्राम है तो रेजिस्टेंस का वोल्टेज भी इधर ही होगा। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। हो सकता है आपको ये आज पल्ले ना पड़ा हो, लेकिन जिन बच्चों ने क्लास छोड़ दी थी तो प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर एक दो लेक्चर देख लो, है ना, और आज का फिर से देख लोगे तो 100% समझ में आएगा। नहीं भी समझ में आया है तो अपन इसे कल से डिस्कस करेंगे। ये तो मैं तुम्हें ऐसी जनरल बातें बता रहा था, है ना, लेकिन ये सब काम में आएगा। क्लियर है क्या बात? तो आज के लिए इतना ही काफी।